हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। आज हम कक्षा 11वीं का पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं, समुच्चय, चैप्टर 1 समुच्चय या इंग्लिश में कहेंगे सेट्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसकी परिभाषा पहले तो समझे। परिभाषा है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ऐसा वस्तुओं का समूह जिसको सुपरिभाषित हम कर सकते हैं ना, परिभाषित उसको सही तरीके से किया जा सकता है, उसको कहेंगे समुच्चय। यहाँ पर वस्तुओं से मतलब ये अवयव भी हो सकते हैं, यानी वस्तुओं को अवयव भी बोलेंगे, या हम बोल सकते हैं सदस्य, यानी समुच्चय के अवयव या सदस्य, है ना, या वस्तु है, कुछ भी बोला जा सकता है। ठीक है, जैसे उदाहरण आप समझेंगे तो n से हमेशा डिनोट करेंगे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। जो प्राकृत संख्याएं होती है जिनका यूज हम काउंटिंग के लिए करते हैं, संख्याओं को गिनने के लिए, वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं ना, 1 2 3 4 गिनती हम इसी में करते हैं। अगर हमको जनसंख्या गिनना है या हमारी आपकी स्कूल के स्टूडेंट्स कितने ये गिनना है तो 1 से स्टार्ट करेंगे और गिनते चले जाएंगे, दशमलव इसमें यूज नहीं होते हैं। तो इसको कहेंगे प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्याओं का भी एक समुच्चय होगा, है ना। तो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करेंगे। एक होगा पूर्णांकों का समुच्चय। जो पूर्णांक होते हैं ना, वो जैसे 1 2 3, इधर 0 भी पूर्णांक है, -1 -2 ये भी पूर्णांक है, मतलब पूरे पूरे अंक, इसमें भी दशमलव नहीं आते हैं ना, पूरे पूरे अंक होंगे, इनको बोलेंगे पूर्णांक। तो इसका भी एक क्या होगा, समुच्चय होगा, और इसको दर्शाते हैं z से। पूर्णांकों के लिए आप z यूज करोगे, ठीक है। अब दूसरा आता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्या है मतलब जितने भी नंबर्स है संसार में, जितने भी नंबर है, जितने भी संख्या है, सब वास्तविक है, क्योंकि है सबको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, तो उनको कहेंगे वास्तविक संख्या। और इसके लिए इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, r से। तो वास्तविक संख्याओं का भी एक समुच्चय बन जाता है और जिसको प्रदर्शित करेंगे r से। परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। परिमेय संख्याओं को आप जिसे कहेंगे कि जैसे 1 2 3, इनके बीच में भी असंख्य परिमेय संख्या होंगी, यानी 1/2 0.5, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है ना। तो परिमेय संख्याओं के समुच्चय को कैसे दर्शाएंगे, q से। अब धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, जो पूर्णांक भाई -1 0 1 2 ऐसे, तो धनात्मक, तो इस तरह से, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक होता है ऋणात्मक, पर धनात्मक में हम किसको मानते हैं, 1 2 3 4 5 इस तक, है ना। तो धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, ये भी एक समुच्चय, ये भी एग्जाम्पल है समुच्चय का, r प्लस, यानी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में धनात्मक भी होती, ऋणात्मक भी होती, तो हम क्या करेंगे, धनात्मक वास्तविक संख्याओं को लेंगे। वैसे ही धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्या माइनस भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, ठीक है। तो धनात्मक परिमेय संख्याओं के समुच्चय को q+ से दर्शाते हैं ना, तो ये समुच्चय है। ये कुछ समुच्चय के एग्जाम्पल है, और भी हमारे रियल लाइफ में बहुत सारे समुच्चय होते हैं, जैसे ताश की गड्डियों का समूह, वो भी हो गया, है ना। आपकी स्कूल में कितने बच्चे हैं उसका समूह, वो समूह, आपकी स्कूल में आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट है उसका भी एक समूह है, आपके अपने फ्रेंड सर्कल में कितने दोस्त हैं उसका भी एक समूह है ना। तो आप उसके लिए एक स्पेसिफाई करोगे तो वो भी एक समुच्चय बन जाएगा। इस तरह से समुच्चय बनते हैं, ठीक है। ये समुच्चय के एग्जाम बनते हैं। अब समुच्चय को दर्शाने के लिए, ये तो समुच्चय के दर्शाने का तरीका है ना। ये कुछ समुच्चय के मैंने एग्जाम्पल बताए और उनको दर्शाने का तरीका ये है। आप अगर n लिखोगे तो वो समझ जाएगा कि ये प्राकृत संख्याओं के समुच्चय की बात कर रहा है। r लिखेंगे तो समझ जाएगा कि वास्तविक संख्याओं के का समुच्चय बोल रहा है, ठीक है। लेकिन समुच्चय को दर्शाने के लिए कैपिटल शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, A B C D, इस तरह से कैपिटल, पूरे समुच्चय को दर्शाने के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज किया जाता है। अंग्रेजी के कैपिटल, है ना, ये बड़े अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अवयव, उसको दर्शाने के लिए स्मॉल लेटर्स का यूज किया जाता है, यानी इसके सदस्यों को, है ना, उसके अवयव को, उनको दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्मॉल लेटर्स का यूज किया जाता है ना। अब समुच्चय निर्माण की विधियां भी, समुच्चय बनाने की विधि भी होती है। तो एक विधि होती है रोस्टर,
ये विधियां हैं। एक विधि होती है रोस्टर, इसको ये भी कह सकते हैं सारणीबद्ध, सारणीबद्ध रूप, ठीक है, एक ये हुआ। और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। एक होता है रोस्टर विधि जिसको कहेंगे सारणीबद्ध रूप, और दूसरा होगा समुच्चय निर्माण रूप। ये समुच्चय बनाने की दो विधियां हैं, ठीक है, समुच्चय को प्रदर्शित करने की, दिखाने की दो विधियां हैं, ठीक है। आगे हम इन विधियों के एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक। तो अब मैं इनको इरेज करूंगी, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, वैसे आपकी बुक में भी है। देखिए पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं रोस्टर के, यानी कि सारणीबद्ध रूप के। तो पहला है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, ठीक है। इससे इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, देखिए आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिए हुए है, संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, है ना। तो देखिए हमको क्या करना है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय तो निकालना है, लेकिन कौन सी, जो 42 को पूरी तरह से विभाजित कर। तो 42 किस से विभाजित होती है, पहला एग्जाम्पल है ना, 1 से होती है, 42 2 से भी होगी, ठीक है, 42 3 से भी होगी, है ना, 6 से भी होगी, 5 से नहीं होगी, 7 से होगी, 6 7 42, 7 6 42, है ना, 14 14 दूनी 28, 14 3 42, है ना, 21 दूनी 42 भी होता है ना, और खुद 42 से भी डिवाइड होगी। देखो 1 से डिवाइड होगी 42 बार ही भाग जाएगा, 2 से डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 बार भाग जाएगा, 3 से करेंगे तो 14 बार विभाजित होगी, 7 से करेंगे तो 7 6 7 42, है ना, तो 7 6 42, ये दोनों 14 3 42, 21 दूनी 42 और 42 एकम 42, है ना। तो इतनी सारी संख्या है, ये परिमेय प्राकृत संख्या है ना तो इसमें किसी में दशमलव है, ना किसी में ऋणात्मक है, ना ये फ्रैक्शन में, है ना। तो ये क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो कि 42 को पूरी तरह से विभाजित करता है, ठीक। तो ये क्या है, इस तरह से तरीका है ये रोस्टर रूप को दिखाने का। अब रोस्टर रूप में क्या करते हैं हम, ये जो समुच्चय है, ये पूरे समुच्चय को कर्ली ब्रेसेस से, ये मंजिला कोष्ठक से इसको बंद कर देते हैं। और जैसे ये 1 2 3 है ना, ये कामा सेपरेटेड है ना, सबको कामा से अलग अलग कर दिया, तो ये उसके क्या हो गए, अवयव। तो कितने अवयव है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अवयव है ना। ये है रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में दिखाने का तरीका यही होता है कि जो भी आपका समुच्चय हो उसको इसके अंदर लिखो, ठीक है। तो जैसे आ गया कि प्राकृत एक एग्जाम्पल है कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो कि 5 से छोटी हो, तो 1 2 3 और ये 4 5 से छोटी, ठीक है, ये प्राकृत संख्या है और 5 से छोटी, तो ये भी एक क्या हो गया, रोस्टर रूप का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। आपकी बुक में दूसरा एग्जाम्पल है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन से, ये पहले तो इसमें इसके अंदर लिखना है, तो ए ई आई ओ यू, ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, ए ई आई ओ यू 5 होते हैं, तो ये भी एक क्या है, समुच्चय। और इसको हमने ये ऐसे कर्ली ब्रेसेस में लिखा है, तो ये क्या हो गया, रोस्टर रूप, है ना। तो रोस्टर रूप में पूरी लिस्ट बना दी जाती है ना। ऐसे ही विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ये होती है, तो इसमें आधी तो होगी विषम संख्या और आधी होगी सम, जैसे 1 3 5 ये क्या हो गया विषम, और 2 4 6 8 ये क्या होगी सम। तो विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, विषम प्राकृत समुच्चय का संख्याओं का समुच्चय अंत के बिंदु जिनकी संख्या 3 होती है, यह बतलाते हैं कि इन विषम संख्याओं की सूची अंतहीन है। अच्छा, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो प्राकृत संख्या है तो अनंत तक है, 1 2 3 4 5 अनंत तक, और इन्होंने क्या बोला है, विषम। तो विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय भी अनंत होगा, क्योंकि आधी संख्याएं कितनी है, सम और आधी विषम।
तो इसमें हमने को कुछ लिमिट तो दी नहीं, बस ये कहा है कि विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो विषम तो 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी, और ऐसे आगे तक है, एक के बाद एक, एक सम एक विषम, एक सम एक विषम। कब तक? कहीं तक भी ऐसा लिमिट नहीं बोला है कि यहाँ तक के। अगर बोल देते विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो 10 से छोटी हो, तो हम 9 लिख देते और बोलते कि बस 10 से छोटी होगी। लेकिन इन्होंने बस बोला है विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो ये 1, 3, 5, 7 या आगे तक चली जाएगी, है ना। तो ये हो गया, इसको क्रॉस करो। ये जो आगे के इसमें लिखा है कि जो दो आगे के 3 डॉट है, ये दर्शाते हैं कि अब ये लगातार है। 1, 3, 5, 7 इस तरह से आगे तक विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है। अब दूसरी विधि हम देखते हैं, वो है समुच्चय निर्माण विधि। तो यह दूसरी है, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि है, समुच्चय निर्माण रूप। रूप लिख लीजिए, यहाँ पर किताब में रूप लिखा हुआ है। एक रूप ये वाला है ना, समुच्चय निर्माण रूप। ये वाला हम आगे पढ़ेंगे। पहला है रोस्टर रूप, उसमें इस तरह से दिखा दिया जाता है, पूरी लिस्ट बता दी जाती है। और समुच्चय निर्माण रूप में अब आपको बताती हूँ। इसका पहला एग्जाम्पल है, उदाहरण है समुच्चय AEIOU के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म है कि इनमें से प्रत्येक अवयव अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है और इस गुणधर्म वाला कोई अन्य अक्षर नहीं, है ना। देखो इसी एग्जाम्पल को हम बनाएंगे। ये देखो AEIOU, ये अंग्रेजी के अक्षर है। अंग्रेजी के कितने अक्षर होते हैं? टोटल 26, है ना। उनमें से ये 5 है, AEIOU। ये पांचों क्या है? अंग्रेजी के स्वर, है ना। इन पांचों के अलावा और कोई अक्षर स्वर नहीं है ना। तो इसलिए हम इसको, जैसे पहले क्वेश्चन में अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय हमको इसमें बताया था रोस्टर रूप में, तो हमने ये लिस्ट बना दी और कर्ली ब्रेसेस में लिख दिया कि AEIOU के अलावा कोई नहीं है। बस इसी को बताना है कि समुच्चय निर्माण विधि में इसी को लिखना है। तो जैसे अगर हमने समुच्चय को 20 से दर्शा दिया, है ना, समुच्चय निर्माण रूप, है ना, क्योंकि ये स्वर है। स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोवेल। वोवेल बोलते हैं ना, तो वोवेल का हमने ले लिया V। ठीक है। और इसको कैसे दर्शाएंगे? इसमें भी ये कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे X। मतलब ये एक समुच्चय के अंदर सारे अवयव इस X में है। ये X उन अवयवों की क्या बताएगा? उनकी बताएगा विशेषता। तो ये लगाओ, है ना। ये अवयव क्या है? X। अब ये X क्या बताएगा? इनकी विशेषता हम लिख देंगे कि X क्या है? इसके V समुच्चय है, समुच्चय में X अवयव है और X की विशेषता क्या है? अंग्रेजी वर्ण माला के सभी स्वर। यानी इसको अगर ये जो लिखा है रोस्टर रूप में, इसको अगर हमको लिखना है समुच्चय निर्माण में, तो हम इस तरह से लिखेंगे, है ना। इस तरह से लिख देंगे कि V बराबर क्या? X, और X क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर। यानी इन पूरे को हमने क्या मान लिया? X, और X क्या है? ये है क्या? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। यानी इसमें हम क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं। इसमें लिस्ट अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर, यही तो है AEIOU। तो इनकी लिस्ट ऐसे लिस्ट नहीं बना के हमने क्या बता दिया? X कॉलन लगा दिया, और X क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर है, ये बता दिया। ठीक है, इस तरह से। और क्योंकि ये वोवेल के है तो V, वोवेल से भी, क्योंकि अंग्रेजी में स्वर को क्या कहते हैं? वोवेल, इसलिए V ले लिया। ठीक है। और भी इसके एग्जाम्पल बताते हैं। अब देखिए ये वाले क्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है ना, जो 42 को पूरी तरह से विभाजित करती है ना। 42 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? दर्शाने का, जो समुच्चय को दर्शाने का कोई भी तरीका हो सकता है। हमने कैपिटल A ले लिया, इनको भी इस तरह से ही दर्शा सकते हो ना। कैपिटल है, अब इसके अंदर लिखो X, और X की विशेषता बताओ क्या? ये क्या है? 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42। हमको मालूम है कि ये सभी प्राकृत संख्या है और 42 को विभाजित करती है। तो बस लिख दो 42 को विभाजित करने
वाली प्राकृत संख्याएं है ना। एक्स, ये एक्स और डॉट कॉलन लगाया। एक्स क्या है, 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है जो कि 42 को विभाजित करती है। ठीक है ना। ये एक्स की जगह वाई वाई भी लिख सकते हो, जेड जेड भी लिख सकते हो। ऐसे इसको आप और भी किसी से बता सकते हो, क्योंकि अवयव है तो इसको स्मॉल से बताना है। ये क्या है, समुच्चय है तो इसको कैपिटल से बताना है। एक्स लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो, जेड लिख सकते हो। अवयव दिखाने के लिए एबीसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। और कैपिटल लेटर के लिए हम यूज करेंगे, समुच्चय के लिए कैपिटल लेटर यूज करेंगे। ठीक है। अब देखिए ये क्या है, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, है ना। अगर इसको लिखना होता हमको समुच्चय निर्माण विधि में तो कैसे लिखते हैं, प्राकृत संख्याओं का, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं के लिए तो हमारे पास ऐसे, प्राकृत संख्याओं के लिए तो हम लेते हैं एन नेचुरल के लिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे सी लिख देंगे, कुछ भी ले लो, है ना। जेड ले लिया है, यहाँ पे भी कैपिटल सी ले लिया जेड। तो विषम प्राकृत संख्या है, सभी विषम प्राकृत संख्या है, बस इसको इस तरह से बंद कर देंगे। है जेड क्या है, सी जेड, जेड क्या है, सभी विषम प्राकृत संख्या है। मतलब इसके सारे जो अवयव है जेड, वो किसे, सभी विषम प्राकृत संख्या है। इसमें सभी इसके अवयव क्या है, एक वी नाम का समुच्चय, समुच्चय में अवयव क्या है एक्स, और एक्स क्या है, सभी अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर है। ए क्या है, एक समुच्चय है, समुच्चय में वाई उसके अवयव है। तो वाई क्या है, 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो वाई में मतलब क्या है, सभी 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्या है, मतलब वाई क्या है, ये सब कुछ। ठीक है, ऐसे ये वाला है सी, जेड कॉलन जेड, ये क्या है, सी क्या है, समुच्चय, और है ना, ये समुच्चय निर्माण विधि से हमने बनाया है। सी समुच्चय और समुच्चय के अवयव क्या है जेड, और जेड क्या है, सभी विषम प्राकृत संख्या है ना। तो विषम, सभी विषम प्राकृत संख्या क्या, यही तो है, 1 3 5 7, तो आगे डॉट डॉट लगा दो, ये सभी होगी। ठीक है, तो ये तरीका था प्रदर्शित करने का। ठीक है, और भी थोड़ा सा तरीका होता है दिखाने का, मैं एक दो एग्जाम्पल से वो भी बताती हूँ। समुच्चय निर्माण विधि में ये इस तरह से ही दिखाया जाता है, लेकिन इसमें एक और वर्ड यूज होता है, एप्सिलॉन एक चिन्ह यूज होता है, उसके थ्रू भी बताया जाता है, तो वो भी एग्जाम्पल में बता देती हूँ। और रोस्टर रूप में हमेशा इस तरह से बताया जाता है। ये 3 एग्जाम्पल जो है रोस्टर रूप के, और इन्हीं रोस्टर रूप को हमने समुच्चय निर्माण विधि में इस तरह से लिखा, ये 1, ये 2, है ना, और ये रोस्टर का ही तीसरा रूप था, है ना। ये भी ये सॉरी, ये समुच्चय निर्माण विधि का तीसरा तरीका। ठीक है ना। ये से यहाँ का पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं इसको इरेज करती हूँ और अगला भी उदाहरण बताती हूँ। देखिए ये दो एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं। ये एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना। ये द्विघातीय समीकरण है, द्विघात समीकरण, इसको लिखना है रोस्टर रूप में, इसका एक समुच्चय बनाना है और रोस्टर रूप में बनाना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देखिए, इसका आंसर क्या होगा। तो ये द्विघात समीकरण है। हमने देखा है कि द्विघात समीकरण के में जो चर रहता है, जैसे यहाँ पर x है, उसके 2 मान निकलते हैं। तो बस इस समीकरण को सॉल्व करने पे दो x के जो 2 मान आएंगे, वो 2 मानों का जो एक समूह बनेगा, वो इसका समुच्चय हो जाएगा, है ना। 2 मानों से एक समुच्चय बन जाएगा, वो x के मान होंगे। इस पर्टिकुलर, इस वाले द्विघात समीकरण के लिए x के जो मान होंगे, उनका एक समुच्चय बना लेंगे, वो इसका आंसर होगा, है ना। उसको रोस्टर रूप में लिख देंगे। तो अभी इसको सॉल्व कर लेंगे, तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें से x माइनस ये कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 ये हो जाएगा। तो x प्लस 2 और एक होगा x, इसमें से कॉमन वन लिया तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या होगा, x बराबर, ऐसे ही सॉल्व करते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0 रख के, तो x का मान होगा -2, और यहाँ पर क्या होगा, x का मान क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू
+1, ठीक ना। तो x के कितने मान है, ये 2 मान वो है, ठीक है। तो ये समीकरण के 2 हल हो गए, x -2 और x का मान 1 है, तो 1 और -2 ये दोनों क्या है, इस समीकरण के हल। इसी को समुच्चय के रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो प्रदत्त समीकरण के हल समुच्चय रोस्टर रूप में इस प्रकार लिखेंगे, लिख दो। बस ये लगाया, एक तो 1 है, दूसरा है नहीं, पहले -2 लिखो और फिर 1 लिखो। ऐसा क्यों लिख, तो आप दोनों तरीके से सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है ना। पर इसलिए मैंने इस तरह से लिखा क्योंकि जो संख्या रेखा होती है इसमें 0 बीच में होता है और इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, इसलिए मैंने इस साइड माइनस लिखा, इस साइड प्लस लिखा, बाकी दोनों सही है। 1 -2 ये भी सही है। इस तरह से अगर आप लिख दोगे, कोई बच्चा इस तरह से लिख कर आ जाओगे तो भी सही आएगा, ठीक है। दोनों तरीके सही है ना। तो हो गया ना, ये समीकरण दिया, इसके जो x के मान है वो इस समीकरण के हल का समुच्चय है और उसको रोस्टर रूप में लिख दिया, ठीक है। अब ये दिया है एक समुच्चय A 1 4 9 16 25 समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, ठीक है ना। और ये आगे डॉट डॉट भी है, मतलब ये आगे तक है, 1 4 9 16 25 ऐसे है। तो ये एक्चुअल में क्या है, देखो तो 1 का वर्ग है, ये क्या है 2 का वर्ग है, 2 दूनी 4, ये क्या है 9, 3 का वर्ग है, 16 क्या है 4 का वर्ग है, 25 क्या है 5 का वर्ग है। इस तरह से है ना, मतलब आगे तक ये सभी प्राकृत संख्याओं का वर्ग है ना। 1 2 3 4 ये प्राकृत संख्या है और ये समुच्चय क्या है, प्राकृत संख्याओं के वर्ग का समुच्चय, ठीक है। तो इसको किस में लिखना है हमको, समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम समुच्चय निर्माण रूप में। तो ए हमारा ये समुच्चय इस तरह से बना है, x इसके अवयव, और ये x की विशेषता लिखो क्या है, सभी प्राकृत संख्याओं का वर्ग, है ना। प्राकृत संख्या है उनका वर्ग है, यही तो है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, इस तरह से। एक तरीका ये है ना, जो हमने बताया। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। दूसरा तरीका ये है, आप या लिख दो, यहाँ से ये लिख सकते हो, और ये या ये दोनों सही है ना। ये x है, ये समुच्चय हो गया, x क्या हो गए अवयव, x क्या है बराबर कर दो n का स्क्वायर, यानी नंबर है कोई, है ना। ये x क्या नंबर है और ये नंबरों का क्या है वर्ग है, कोई नंबर है उस नंबर का स्क्वायर है, नंबर का वर्ग है ना। यानी 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, इस तरह से बता दिया कि ये x, ये समुच्चय के अवयव है x, और x क्या है किसी कोई संख्याओं के नंबर, और ये संख्या क्या करती है, क्या है एप्सिलॉन n। ये जो संख्या है, ये नंबर है, ये नंबर कौन से है n, मैंने आपको पहले शीट में बताया था ना, पहले सबसे पहले बताया था कि प्राकृत संख्याओं का जो समूह होता है उसके समुच्चय को क्या कैसे दर्शाते हैं, कैपिटल एन से, है ना। तो ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, यानी a है, ये आपका समुच्चय है, उसके अवयव क्या है x, और x का क्या विशेषता है कि यहाँ पर x की जगह कोई ना कोई नंबर आता जाएगा। ये नंबर x क्या है, किसी ना किसी संख्या का वर्ग है, यानी x बराबर हो सकता है 1 का वर्ग, x बराबर हो सकता है 2 का वर्ग, x बराबर हो सकता है 3 का वर्ग, इस तरह से है ना। यानी किसी न किसी संख्या का वर्ग है। वो संख्या कौन सी है, वो संख्या है n, यानी n जो भी आएगा यहाँ 1 2 3 4 वो क्या होगा एप्सिलॉन कैपिटल एन, यानी कैपिटल यानी प्राकृत संख्याओं का समूह, प्राकृत संख्या है, जितनी भी प्राकृत संख्याओं का समूह होगा समुच्चय का वो एन, कैपिटल एन से दिखाएंगे, तो ये एन इसमें है। और ये जो ये वाला चिन्ह लगाते हैं इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। इसका मतलब ये इसमें है, ये इसमें है, जैसे 3 है और ऐसा बना दिया n,
यानी जो ये 3 है वो किसमें है, n में है, यानी ये n जो है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, उसका ये सदस्य है। ठीक है, वैसे ही x कॉलन लगा दिया, x की विशेषता क्या है, ये किसी संख्या का स्क्वायर है, यहाँ पर क्या आएगा, किसी संख्या का स्क्वायर आएगा। ठीक है, और वो संख्या क्या होगी, n में होगी, यानी n क्या है, प्राकृत संख्या है, तो ये एप्सिलॉन है। जब नहीं होती, अगर ये n कैपिटल N में नहीं होता, ये n प्राकृत संख्या नहीं होती, तो इसमें ऐसे कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट, नहीं है। जैसे होता है ना इक्वल टू, नॉट इक्वल, वैसे ही होता है एप्सिलॉन यानी है और एप्सिलॉन नॉट यानी नहीं है। तो इस तरह से ये 2 एग्जाम्पल है, ये रोस्टर रूप में सादा तरीका है, 2 ब्रैकेट के बीच में लिस्ट बना दो तो बन गया, और इसमें ये 2 तरीके से आप बता सकते हो। इस तरह से अगर आप बता पा रहे हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये तरीका भी आपके पास है। ठीक है, तो ये पहले अध्याय यानी समुच्चय का हमारा इंट्रोडक्शन था, मैंने उससे रिलेटेड आपको थ्योरी समझाई। अगर आप थ्योरी अच्छे से समझ जाते हैं तो सारी प्रश्नावली को इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1 करेंगे, 1.1। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, 11th क्लास के स्टूडेंट तक पहुंचा देना, है ना। अगर आपको कोई इशू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।